Hello students, today we are going to discuss some important questions of drug storage and business management. ओके आज हम एमसीक्यू के बारे में डिस्कस करेंगे. ठीक है. तो एमसीक्यू ऑफ ड्रग स्टोरेज एंड बिजनेस मैनेजमेंट डिप्लोमा सेकेंड ईयर का सिलेबस का है. तो उसमें पहला क्वेश्चन है, डैश इज रिगार्डेड एज अ क्वीन ऑफ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम. इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का क्वीन किसको कहा गया है? ऑप्शन क्या क्या है इसमें? ऑप्शन है SEBI, RBI, फाइनेंस मिनिस्ट्री, BSE. तो एक चीज ध्यान रखिए, जो RBI में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है, ये क्या है, इसको क्या मानते हैं हम लोग? इसको मानते हैं क्वीन ऑफ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम. ठीक है, तो ये कंफ्यूजन मत रखिएगा. ये आपका RBI इज रिगार्डेड एज अ क्वीन ऑफ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम. ठीक है. अब सेकंड क्वेश्चन इसमें आता है, विच इज द लार्जेस्ट कॉमर्शियल बैंक इन इंडिया. इंडिया में सबसे लार्जेस्ट कॉमर्शियल बैंक कौन सा है? ऑप्शन क्या क्या है इसमें? बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, HDFC बैंक. ठीक है. तो इसमें जो कॉमर्शियल बैंक अगर बात करेंगे, तो कॉमर्शियल बैंक के लिए आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये इंडिया का लार्जेस्ट कॉमर्शियल बैंक है. ठीक है, सबसे बड़ा कॉमर्शियल बैंक है. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, व्हाट इज द मैक्सिमम वैलिडिटी ऑफ अ चेक. जो चेक की मैक्सिमम वैलिडिटी है वो क्या रहती है? तो चेक की जो मैक्सिमम वैलिडिटी है, उसमें क्या क्या ऑप्शन दिया है? 90 डेज, 60 डेज, 120 डेज, 30 डेज. ठीक है. तो इसमें जो है, आप देखेंगे कि जो भी चेक आपका बनाया जाता है फ्रॉम द डेट ऑफ, जो भी डेट उसमें पड़ गई, अगर आज की डेट डाल दिए तो आज से 90 दिन, 90 डेज माना जाएगा उसका, फ्रॉम द डेट ऑफ इशूइंग ऑफ चेक. डेट की जो इशू करने की चेक की डेट है, उस दिन से 90 दिन तक वो वैलिड है. मतलब उस दिन के बाद 90 दिन के अंदर कभी भी आप वो चेक को इनकैश करा सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन आपको आता है, विच इज नॉट अ टाइप ऑफ चेक. इनमें से कौन से चेक के प्रकार नहीं है? कौन? क्रॉस चेक, ओपन चेक, प्रोमिसरी चेक, ऑर्डर चेक. ठीक है. तो इसमें से कौन से चेक के प्रकार नहीं है? क्रॉस चेक, जिसमें आपका, जैसे आपको अगर आप ध्यान दिए होंगे, जो आपका चेक आता है, चेक में सपोज कीजिए आपका चेक है, चेक में आपके ऊपर में ऐसे डबल लाइन रहेगी, दिस इज कॉल्ड क्रॉस चेक. ठीक है. ओपन चेक कौन सा होता है? जो ओपन टू, उसमें बियरर चेक नहीं होता, ओपन चेक होता है, वो जिसके हाथ में है उसी का माना जाएगा. ठीक है. ऑर्डर जो चेक है, ऑर्डर चेक मीन्स आप चेक क्या है, वो ऑर्डर चेक मानते हैं. क्यों? क्योंकि वो ऑर्डर कर रहे हैं कि आपको उतना अमाउंट किसी और को पे करना है थ्रू योर अकाउंट, आपके खाते से, उस चेक के माध्यम से. वो चेक क्या होता है? चेक इज एन ऑर्डर. ठीक है. तो ये क्रॉस चेक, ओपन चेक और ऑर्डर चेक, ये तीनों आपके चेक के प्रकार में आते हैं. लेकिन प्रोमिसरी चेक इस तरह का कोई चेक नहीं होता है. ठीक है. इसका जो ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर 4 का, वो आंसर होगा सी, प्रोमिसरी चेक, जो कि किसी भी चेक के प्रकार में नहीं आता है. अब इसके बाद अगला आपका आता है, RBI एक्ट एज. RBI किस तरह से काम करती है? ठीक है. तो RBI किस तरह से काम करती है, तो इसमें क्या क्या ऑप्शन दिया है? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, नेशनलाइज्ड बैंक, ऑल ऑफ दीज. तो जो आपकी RBI है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे काम करती है, स्टेट गवर्नमेंट के लिए भी काम करती है, नेशनलाइज्ड बैंक के लिए भी काम करती है. ठीक है. मीन्स ये सभी, चाहे स्टेट की हो, नेशनलाइज्ड हो या सेंट्रल गवर्नमेंट में हो, ये सभी जो बैंकों से रिलेटेड कोई काम रहेगा तो RBI इसको देखती है. मीन्स इसका जो ऑप्शन रहेगा वो होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी अबव. ठीक है. अब इसके बाद से आपका अगला क्वेश्चन आता है,
द टाइप ऑफ चेक विच कैन बी encashed only by depositing is known as a type of check which can be encashed only by depositing is known as, मतलब जो चेक टाइप ऑफ चेक कौन सा है विच कैन बी इन कैश, जिसको आप इन कैश कर सकते हो, जिसको आप भजा सकते हो ओनली बाय डिपॉजिटिंग, उसको जमा करके, ठीक है। तो उसका जो ऑप्शन क्या क्या है इसमें, ऑर्डर चेक, अकाउंट पे चेक, बियरर चेक, और डी है अकाउंट डिपॉजिट चेक, ठीक है। तो इसका इसमें जो आप डिपॉजिट करके ले सकते हो वो कौन सा है, वो होता है अकाउंट पे चेक। जो अकाउंट पे चेक होता है वो आपका पैसा आपके खाते में, मतलब वो अकाउंट में ही डालने के बाद इन कैश हो सकता है, डायरेक्ट नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या आएगा, बी अकाउंट पे चेक। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द इनकम ऑफ द बैंक इंटरेस्ट कम्स फ्रॉम, बैंक का जो इनकम, इनकम ऑफ द बैंक इंटरेस्ट ये कहाँ से आता है। इसका ऑप्शन है डिपॉजिट रिसीव्ड, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, इंटरेस्ट ऑन लोन, और ऑफ द अबव। तो इसका जो राइट आंसर होगा होगा डिपॉजिट रिसीव्ड, ठीक है। जो बैंक में, बैंक की इनकम क्या है, जो डिपॉजिट जो रिसीव करेंगे उसको वो अपने हर मीन्स जैसे आप कोई खाते में पैसा जमा किया तो पैसा जो उनके पास आया उसको वो फर्दर अपने बिजनेस के लिए यूज करते हैं। मीन्स आप उससे लोन देंगे, उन्हें बैंक किसी को लोन देगा, लोन से वो आपसे, आपको जैसे बैंक क्या करता है कि आपसे पैसा लिया तो आपसे 4% पे सेविंग अकाउंट में लिया, ठीक है। अब किसी को लोन देगा तो 12% पे देगा, तो 6% का जो उसमें आपका जो पैसा आया डिपॉजिट किए उसी पैसे को वो ज्यादा इंटरेस्ट पे दे रहा है, तो मतलब आप ही के पैसे का जो आप डिपॉजिट कर रहे हो वही उसका इनकम का स्रोत है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ए डिपॉजिट रिसीव्ड, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है द ओपन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया इज, ओपन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया क्या क्या आएगा, इसमें ऑप्शन क्या दिया है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई, एसईबीआई, ठीक है। तो ओपन बैंक इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया ये सीधे सीधे आप याद रखिए कि आरबीआई ही आता है, ठीक है। इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक। ना स्टेट बैंक है, ना सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, ना ही एसईबीआई है, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका आरबीआई एक्ट एज द एज दैट ऑफ, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, स्टेट गवर्नमेंट के लिए, नेशनलाइज्ड बैंक के लिए, और इसको हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। ये आरबीआई एक्ट किसके लिए करती है, सेंट्रल के लिए भी करती है, स्टेट के लिए भी करती है, नेशनलाइज्ड बैंक के लिए भी करती है। मींस इसका जो करेक्ट आंसर वो क्या होगा, डी ऑल ऑफ दी अबव। इसके बाद आपका नेक्स्ट आता है पब्लिक सेक्टर बैंक कंप्राइजेज ऑफ, पब्लिक सेक्टर के जो बैंक्स हैं वो क्या कंप्राइजेज ऑफ के हैं, एसबीआई एंड इट्स सब्सिडरीज, बी क्या है नेशनलाइज्ड बैंक, सी ऑल ऑफ द अबव, डी नन ऑफ द अबव। तो एक ध्यान रखिएगा, जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स कंप्राइज किसके होते हैं, ये एसबीआई एंड इट्स सब्सिडरीज भी आते हैं उसमें, नेशनलाइज्ड बैंक भी आते हैं। मीन्स जो भी आपके बैंक्स है वो पब्लिक सेक्टर में ही आते हैं। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या होगा, सी ऑल ऑफ दी अबव। मीन्स ए और बी दोनों ऑप्शन सही हैं, ठीक है। इसके बाद आपका आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, एटीएम स्टैंड्स फॉर, एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, एनी टाइम मनी, ए, बी ऑटोमेटेड टेलर मशीन, सी ऑटोमेटेड ऑटोमेटिक टेलर मशीन, डी ऑल ऑफ द अबव। तो एक चीज ध्यान रखिए, जो आपका एटीएम है, एटीएम का जो फुल फॉर्म है उसको क्या बोलते हैं,
ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा? बी, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, एटीएम का फुल फॉर्म। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, अ चेक दैट अ बैंक हैज रिफ्यूज्ड टू इनकैश इज नोन एज। अगर कोई चेक बैंक रिफ्यूज कर देता है तो उसको इनकैश करने से उसको क्या बोलते हैं? क्रॉस चेक, डेड चेक, रिफ्यूज्ड चेक, और डी क्या करा? बाउंस चेक। तो एक चीज ध्यान रखिए, जब भी कोई बैंक और किसी भी चेक को रिफ्यूज कर देता है तो उसका कारण क्या रहता है कि हो सकता है कि जिस खाते का चेक है उस खाते में पैसा ना हो, या फिर उसमें साइन ना हो, सही करेक्ट साइन ना हो, या फिर उसमें कुछ डेट गलत। जब भी बैंक से रिजेक्शन आएगा तो बैंक से रिजेक्शन को क्या बोलते हैं? उसको चेक बाउंस हो गया, ठीक है, तो बाउंस चेक बोलते हैं उसको। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? डी, बाउंस्ड चेक। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द टाइप ऑफ चेक विच कैन बी encashed only by depositing is known as order check, bearer check, account pay check, account depositing check. So the type of check which can be encashed only by depositing is, ये हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि इसका जो जो भी चेक आपका खाते में डिपॉजिट करने के बाद ही इनकैश हो सकता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं अकाउंट पे चेक। इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा? सी, अकाउंट पे चेक। ठीक है, अब इसके बाद से अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कैन ओपन डैश टू डिपॉजिट देयर सरप्लस कैश, सेविंग बैंक अकाउंट, करंट बैंक अकाउंट, एफडी बैंक अकाउंट, आरडी बैंक अकाउंट। देखिए, जब भी कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अपना खाता खुलाता है, मतलब बिजनेस का अकाउंट कोई खुलता है बिजनेस पर्पज से, तो वो सेविंग अकाउंट में नहीं आता है। वो किस में आता है? वो आता है करंट बैंक अकाउंट में। हमेशा आपके बिजनेस अकाउंट जो भी खुलता है वो क्या होता है? वो करंट बैंक अकाउंट होता है। एफडी में क्या कहते हैं? फिक्स डिपॉजिट होता है। तो फिक्स डिपॉजिट, ये पैसे को आप रख देते हैं फॉर सर्टेन अमाउंट पीरियड ऑफ टाइम, उसके बाद फिर उसमें आपका जो भी है अपना पैसा डबल करने का, या जो भी उस टाइम भी पीरियड में आपका वो पैसा जमा रहता है, उसमें फिर आपको इंटरेस्ट के साथ वापस मिलता है। आरडी अकाउंट क्या होता है? रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। ये क्या होता है? इसको एवरी मंथ आप मीन्स एक फिक्स अमाउंट आप जमा करते हो। सपोज 500 का जमा कर रहे हो, 1000 का जमा कर रहे हो, 2000 का, 10,000 का, 50,000 का। ये क्या है कि एक फिक्स अमाउंट है जो आप एवरी मंथ जमा करोगे फॉर 6 मंथ से मीन्स 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर्स का, ऐसे ये आरडी अकाउंट चलता है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या है? वो बी, करंट बैंक अकाउंट। ठीक है, तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कैन ओपन करंट बैंक अकाउंट टू डिपॉजिट देयर सरप्लस कैश। अब इसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच टाइप ऑफ अकाउंट एनी ह्यूमन बीइंग विल ओपन टू ऑपरेट एज इट्स इंडिविजुअल अकाउंट? कौन सा अकाउंट कोई ह्यूमन बीइंग इंडिविजुअल अपना पर्सनल अकाउंट खोलने के लिए करेगा? ठीक है, तो इसमें क्या क्या है? पहला है आपका नेचुरल पर्सनल अकाउंट, दूसरा है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, तीसरा है सी ऑप्शन क्या है? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, और डी क्या है? रियल अकाउंट। तो एक चीज आप ध्यान रखिए, जहां भी आपका इन पर्सन आप खुद खोल रहे हो तो वो क्या हो गया? पर्सनल अकाउंट तो है, लेकिन वो आपका नेचुरल पर्सनल अकाउंट है, क्योंकि आप खुद स्वतः उसको ऑपरेट करोगे। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा? ए, नेचुरल पर्सनल अकाउंट। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट क्या होता है? आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट होता है जिसमें आप खुद नहीं रहते हो। ठीक है, इसमें कोई पर्सन नहीं रहेगा, पर्सन को रिप्रेजेंट करने वाला कोई अकाउंट रहेगा। रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट क्या होता है? जितने भी सैलरी वाले टाइप अकाउंट होते हैं वो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, क्योंकि वो किसी एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय को रिप्रेजेंट करते हैं कि फलाना खाता नंबर का एम्प्लॉय
ये है, इसका इतनी सैलरी है, तो सैलरी वाले अकाउंट जो आते हैं वो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में आते हैं। ठीक है, अब इसके बाद से आपका अगला क्वेश्चन क्या है, सैलरी आउटस्टैंडिंग अकाउंट कैन बी कैटेगराइज्ड अंडर, सैलरी वाले किसमें होंगे, नॉमिनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नेचुरल अकाउंट, नेचुरल पर्सनल अकाउंट, और डी रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो जो आपका अभी हम लोग पहले डिस्कस किए थे कि जो भी सैलरी वाला पार्ट है वो सैलरी अकाउंट जिसको रिप्रेजेंट करता है वो क्या होता है, वो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट तो है भाई, आपका सैलरी का खाता है, आपका सैलरी आपके खाते में आएगा, लेकिन वो बैंक में किस तरह से देते हैं उसको, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, क्योंकि आप किसको रिप्रेजेंट कर रहे हो, आप किसी पर्टिकुलर एक संस्था के एज ए एम्प्लॉय वहां पे रिप्रेजेंट कर रहे हो, जिसके खाते में एक फिक्स अमाउंट ऑफ सैलरी जाना है। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है वो है, पेटेंट राइट एंड कॉपीराइट प्रॉपर्टीज आर कंसीडर्ड अंडर, पेटेंट और कॉपीराइट जो प्रॉपर्टीज है वो किसके अंडर में आता है, तो इसमें ऑप्शन क्या क्या दिया है, ए टेंजिबल रियल अकाउंट, इनटेंजिबल रियल अकाउंट, बी सी नेचुरल पर्सनल अकाउंट, डी नॉमिनल अकाउंट। तो ये जो आपका रियल अकाउंट में देखेंगे तो रियल अकाउंट में दो तरह के होते हैं, एक जिसको आप देख सकते हो, छू सकते हो, और दूसरा अकाउंट कैसा होता है जिसको आप देख नहीं सकते हो, छू नहीं सकते हो, लेकिन दोनों ही में मनी की वैल्यू रहती है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि जो आपका पेटेंट और कॉपीराइट है इसको आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, लेकिन मनी वाइज की वैल्यू रहती है, तो ये सारे किस में आएंगे, इनटेंजिबल रियल अकाउंट में आते हैं। और वहीं अगर बात करते हैं कि लैंड प्रॉपर्टी की, बिल्डिंग्स की है, तो ये सब क्या आते हैं, वो ये सब आते हैं आपके टेंजिबल रियल अकाउंट में। ठीक है, नेचुरल पर्सनल अकाउंट आपने पहले देखा है, नॉमिनल अकाउंट भी आपको पहले बताया जा चुका है। तो आपका जो अगला क्वेश्चन है इसमें, तो 17th का जो आंसर है वो क्या होगा, पेटेंट और कॉपीराइट प्रॉपर्टीज आर कंसीडर्ड अंडर ऑप्शन बी इनटेंजिबल रियल अकाउंट। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है क्वेश्चन नंबर 18, बिल्डिंग्स एंड लैंड प्रॉपर्टीज आर कंसीडर्ड अंडर, अभी हम लोग बात कर रहे थे कि बिल्डिंग और लैंड प्रॉपर्टीज जो कि हम देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं, और इसकी मनी वाइज वैल्यू भी होती है। ठीक है, पैसे में इसकी वैल्यू भी है, पैसे में वैल्यू दोनों की है, चाहे वो टेंजेबल हो चाहे इनटेंजेबल हो, चाहे वो पेटेंट राइट कॉपीराइट में आता हो चाहे वो बिल्डिंग और लैंड प्रॉपर्टीज में आता हो, दोनों की पैसे में वैल्यू है। लेकिन एक है कि आप उसको दिखेगा, छू सकते हैं, और एक जगह आपको उसमें कुछ देखने छूने का नहीं है, बस ये है कि आपका एक पेपर वाइज वैल्यू है जिसका आपको मनी में भी वैल्यू रहती है। ठीक है, अब उसके बाद से बिल्डिंग एंड लैंड प्रॉपर्टीज में क्या आएगा, अगेन ऑप्शन दिया हुआ है, टेंजिबल रियल अकाउंट, इनटेंजिबल रियल अकाउंट, नेचुरल पर्सनल और नॉमिनल। तो बिल्डिंग एंड लैंड वाला किस में आएगा, टेंजिबल में। ठीक है, टेंजिबल रियल अकाउंट में। नेक्स्ट आपका है कैश ₹500 पेड टू मीरा, इन दिस स्टेटमेंट मीरा इज कंसीडर्ड एज अंडर पर्सनल अकाउंट, ए एक्सपेंस, बी गिवर, सी इनकम, डी रिसीवर। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, कैश ₹500 पेड टू मीरा, मीरा को 500 रुपया कैश पे हो रहा है, पे किया गया। इन दिस स्टेटमेंट मीरा इज कंसीडर्ड एज, मीरा को क्या कंसीडर कर रहे हैं, अंडर पर्सनल अकाउंट, मीरा को पैसा दिया जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे ऑप्शन क्या क्या दिया है कि मीरा इज कंसीडर्ड एज एक्सपेंस, गिवर, इनकम और रिसीवर। यहाँ पे मीरा को क्या कंसीडर किया जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, रिसीवर। कैश दिया गया तो मीरा ने कैश रिसीव किया। ठीक है,
तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा इसका? रिसीवर। आंसर डी, ऑप्शन जो आपका डी है वो। अगला क्वेश्चन आपका है, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम बैंक इज ₹1001. In this statement, bank is considered as dash under personal account. Amount received from bank, बैंक से अमाउंट रिसीव हुआ, मतलब बैंक ने दिया, बैंक से किसी ने प्राप्त किया। अब प्राप्त किया में बैंक क्या कंसीडर करेंगे? बैंक क्या कौन सी पार्टी हो गई? इसमें क्या का ऑप्शन दिया है? एक्सपेंस हो गया, गिवर हो गया, इनकम हो गया, रिसीवर हो गया। तो इसमें बैंक क्या कर रहा है? बैंक अदा कर रहा है, बैंक पैसा दे रहा है, बैंक से पैसा मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा बी, गिवर। देने वाला बैंक है, रिसीव कर रहा है जो भी पर्सनल। ठीक है, तो यहाँ पे बैंक क्या हो गया? गिवर हो गया। गिवर में ऑप्शन बी विल बी दी राइट आंसर। ठीक है, अब इसके बाद से अगला क्वेश्चन है, इन बुक कीपिंग डेबिट्स आर आल्सो ऑलवेज रिटर्न ऑन दी डैश साइड। देखिए, जब भी आप अकाउंट का स्टेटमेंट का जब एंट्री करते हैं तो उसमें दो होता है, लाइव लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, दो कॉलम बनाते हैं। ठीक है, एक आपका रहता है कौन सा? एक होता है डेबिट का कॉलम, एक होता है क्रेडिट का कॉलम। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन दिया है क्या क्या दिया है? राइट, अप, लेफ्ट, डाउन। इसमें जो है आपका क्या कर रहा है? द बैंक बुक कीपिंग डेबिट आर ऑलवेज रिटर्न ऑन दी डैश साइड। तो डेबिट जो है आपका किस साइड में आता है? डेबिट आपका हमेशा लेफ्ट साइड में आता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि क्रेडिट कम्स इन, डेबिट गोज आउट। जो भी क्रेडिट है वो आता है खाते में, उसको राइट साइड में लिखते हैं, और डेबिट जो खाते से निकलता है उसको लेफ्ट साइड में लिखते हैं। ठीक है, अब इसके बाद से अगला क्वेश्चन आपका है, इन बुक कीपिंग क्रेडिट आर ऑलवेज रिटर्न ऑन द डैश साइड। मीन्स बुक कीपिंग में जो क्रेडिट वाली एंट्री है वो उसको किस साइड में लिखते हैं? है? उसको लिखते हैं हम लोग राइट साइड में। ठीक है, इसका जो ऑप्शन आएगा क्या होगा? ए, राइट। राइट साइड में हम लोग बुक कीपिंग एंट्री का बुक जो क्रेडिट साइड का है, क्रेडिट को किधर लिखते हैं? क्रेडिट को हम लोग लिखते हैं राइट साइड में। ठीक है, अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन जो आता है, इन सिंगल कॉलम कैश बुक। अब सिंगल कॉलम कैश बुक में क्या होता है? सिंगल कॉलम मीन्स, सिंगल कॉलम का क्या मतलब है? ऑप्शन क्या क्या दिया है इसमें? ए, बैंक कॉलम, बी, कैश कॉलम, सी, डिस्काउंट कॉलम, एंड डी, लोन कॉलम। तो जब सिंगल कॉलम बुक एंट्री में सिर्फ सिंगल कॉलम होता है, और सिंगल कॉलम किसको रिप्रेजेंट करता है? सिंगल कॉलम सिर्फ कैश को रिप्रेजेंट करता है, मीन्स कैश कॉलम, सिंगल कॉलम मतलब कैश कॉलम ही सिर्फ होगा। ठीक है, अब इसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन डबल कॉलम कैश बुक। डबल कॉलम मीन्स, जैसे सिंगल कॉलम में क्या था? सिंगल कॉलम किसको रिप्रेजेंट करता था? कैश कॉलम को। अब डबल कॉलम में क्या क्या ऑप्शन दिया हुआ है? कैश एंड बैंक कॉलम, कैश एंड डिस्काउंट कॉलम, डिस्काउंट एंड बैंक कॉलम, डी, एनी ऑफ अबव। मतलब कोई भी ऊपर से सारे सही हैं। तो देखिए, जब सिंगल कॉलम रहता है तो कैश कॉलम बोलते हैं, जब डबल होता है तो कैश के साथ में उसमें बैंक भी ऐड करते हैं। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो क्या होगा? ए, कैश एंड बैंक कॉलम। ठीक है, अब इसके बाद अगला क्वेश्चन जो आपका आता है क्या है? डिस्काउंट कॉलम कैश बुक मीन्स। डिस्काउंट कॉलम कैश बुक, देखिए अभी तक आपने देखा सिंगल कॉलम में कैश कॉलम था, डबल कॉलम में कैश और बैंक था। अब इसके बाद से कैश, बैंक और डिस्काउंट जब तीनों ऐड कर देते हैं, मीन्स उसको या तो कैश कॉलम कहते हैं, तो कैश कॉलम मतलब सिंगल कॉलम हो गया। कैश एंड बैंक कॉलम कहेंगे तो वो डबल कॉलम में आ जाएगा। अब इसमें डिस्काउंट कॉलम कर दिए तो मतलब डिस्काउंट सिर्फ अकेले सिंगल में डिस्काउंट नहीं आता है। डिस्काउंट कॉलम जब भी ऐड करेंगे जब उसमें पहले से आपका
कैश कॉलम भी होगा, आपका बैंक कॉलम भी होगा, और फिर तीसरा कॉलम आता है उसमें, वो होता है डिस्काउंट कॉलम। और सिर्फ डिस्काउंट कॉलम अगर कैश बुक का नाम ले रहे हैं तो मतलब क्या हुआ कि 3 कॉलम कैश बुक है वो। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर क्या हो गया, सी, 3 कॉलम्स मीन्स डिस्काउंट कॉलम कैश बुक मीन्स 3 कॉलम कैश बुक। ठीक है, अब इसके बाद से अगला क्वेश्चन जो आता है आपका, वो क्या है, फाइनेंशियल ईयर इज कंसीडर्ड बिटवीन। अब फाइनेंशियल ईयर किसको कंसीडर करते हैं, ऑप्शन क्या दिया है, 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक। सेकंड ऑप्शन क्या दिया है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। थर्ड ऑप्शन क्या दिया है, सी, 1 अगस्त टू 31 जुलाई। एंड डी, नन ऑफ दी अबव। तो आप याद रखिए, जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो 1 अप्रैल से होता है और 31 मार्च तक किसी भी साल का, मतलब अगर 2021 की बात करेंगे तो 1 अप्रैल 2021 से शुरू हुआ है और 31 मार्च 2022 को ये फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा। ठीक है, इसका जो राइट आंसर क्या होगा, वो ऑप्शन बी, 1 अप्रैल टू 31 मार्च। ठीक है, अब इसके बाद से अगला क्वेश्चन क्या है, विच टाइप ऑफ कैश बुक इज प्रिपेयर टू रिड्यूस द बर्डन ऑफ मेन कैश बुक। और देखिए, मेन कैश बुक में बड़ी बड़ी एंट्रीज करते हैं। ठीक है, अब उसमें जो भी बड़ी बड़ी एंट्रीज हैं, सेल की, परचेज की, वो एंट्रीज करते हैं। तो जो मेन कैश बुक है उसके उसका लोड कम करने के लिए, मीन्स उसमें एंट्रीज कम करने के लिए क्या करते हैं, छोटी छोटी एंट्रीज को अलग कर देते हैं। जैसे आपका डेली का जो खर्चा है, मतलब जो छोटा मोटा आपका स्टेशनरी का खर्चा है, छोटा मोटा आपका ट्रांसपोर्टेशन पे जो खर्चा करते हैं, ठेले का भाड़ा हो गया 20 रुपया 30 रुपया, जो आपका रिफ्रेशमेंट का है, चाय का, नाश्ते का है, 20 रुपए की चाय, 25 रुपए का समोसा, ये सब जो छोट फूट खर्चा है, ये सारी चीजें आपकी दूसरी बुक में एंट्री करते हैं, जिसको कहते हैं पेटी कैश बुक। क्या कहते हैं, पेटी कैश बुक। तो ये पेटी कैश बुक जो है, ये इसका पर्पज क्या रहता है, ये जो आपका, अच्छा पेटी कैश बुक कैसे होता है कि जो मेन कैशियर रहेगा उससे वो 2,000 रुपया मान लीजिए महीने का मिल गया, कि 2,000 रुपये का आपको हिसाब अलग रखना है पेटी कैश बुक में, उसमें आपको क्या रुपया किस दिन कितना खर्चा किए, वो सारी चीजें आपको उसको बताएगा। ठीक है, तो ये सारी एंट्रीज इसमें होती हैं। अब इसके बाद में, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, डी, पेटी कैश बुक। ठीक है, अब इसके बाद आपका आता है, इन कैश बुक एंट्री सिस्टम सिंबल डी आर मीन्स। इन कैश बुक जो एंट्री होती है उसमें सिंबल डी आर का मतलब क्या होता है, डी आर का मतलब होता है डेबिट। डेबिट को डी आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, डेबिट। फिर उसके बाद क्या है, इन कैश बुक एंट्री सिस्टम सिंबल सी आर मीन्स। इन जो आपका कैश बुक एंट्री है उसमें सिंबल सी आर का मतलब क्या होता है, सी आर का मतलब होता है क्रेडिट। जो क्रेडिट और डेबिट का होता है ना, डेबिट को किससे करते हैं, डेबिट को डीआर से और क्रेडिट को सीआर से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका ऑप्शन क्या होगा, बी, क्रेडिट। ठीक है, एंड इसका जो लास्ट क्वेश्चन है इसमें क्या है, विच ऑफ द स्टेटमेंट डू नॉट बिलोंग टू टेंजिबल रियल अकाउंट। अब देखिए, क्या क्या स्टेटमेंट दिया है इसमें, कैनॉट बी टच, कैनॉट बी सीन, हैव मनी वर्थ, नन ऑफ द अबव। अब देखिए, दो चीज बताया थे, टेंजिबल, नॉन टेंजिबल। टेंजिबल में क्या था, जिसको आप देख सकते हैं, जिसको छू सकते हैं, जिसकी मनी में वैल्यू होगी। ठीक है, तो और नॉन टेंजिबल कौन सा है, कि जिसको आप, इनटेंजिबल, जिसको आप देख न न देख सकते हैं, न छू सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा टेंजिबल रियल अकाउंट में, वो क्या होगा, डू नॉट बिलोंग। तो ये आपका कैन नॉट बी टच्ड, क्योंकि
बिलोंग नहीं करता है टेंजिबल में जिसको आप छू सकते हैं। यहाँ लिखा है कैन नॉट बी टच्ड, छू नहीं सकते हैं, मतलब इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, वो होगा ए कैन नॉट बी टच्ड, क्योंकि इसको हम छू सकते हैं। जो आपकी लैंड प्रॉपर्टी है, बिल्डिंग है, उसको आप छू सकते हैं। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत है, तो आपका ऑप्शन डी होगा। ठीक है, चलिए थैंक यू।